सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर्स इंस्टीट्यूट। आई एम मोहम्मद अमन एच सिद्दीकी। तो हम अभी क्लास 10th का प्रीवियस ईयर का स्टैंडर्ड मैथ्स का पेपर सॉल्व कर रहे थे। अगर आप पहली बार इस वीडियो को ओपन कर रहे हैं तो ये वीडियो का सेकंड पार्ट है, आप पहले फर्स्ट पार्ट देख लो। एंड अभी हम इस पार्ट में क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे, राइट? तो चलो स्टार्ट करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 देखो। अच्छा, एक चीज और, अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, इन फिगर ट्रायंगल एबीसी इज सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। अच्छा देखो, ये आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल ए बी सी। सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल का मतलब ट्रायंगल के अंदर में सर्कल है जो कि ट्रायंगल की तीनों साइड्स को टच कर रहा है। द लेंथ ऑफ बीसी इज डैश सेंटीमीटर। तो हमको बीसी की लेंथ निकालनी है, राइट? अब हम बीसी की लेंथ कैसे निकालेंगे? तो आपने टेंजेंट का कंसेप्ट पढ़ा है सर्कल चैप्टर में। अच्छा याद रखना, ये सारे 1 मार्क क्वेश्चन है तो हमको थोड़ा सा जल्दी सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है? तो चलो फिलहाल मैं एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूं तो थोड़ी सी मेरी स्पीड स्लो रहेगी। अदर देन दैट आई सजेस्ट यू कि मैं डिस्क्रिप्शन में पेपर की लिंक डाल दिया हूं, तो आप वहां से पेपर को डाउनलोड कर लो और पहले खुद से बना के देख लो। अगर बन जाता है तो आप वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ा के नेक्स्ट क्वेश्चन कर देख लेना, ठीक है? लेकिन पहले खुद से ट्राई करना मस्ट है आपके लिए। ना चलो देखो क्या दिया हुआ है। ये हमको दिया हुआ है एपी दिया है 4 सेंटीमीटर एंड पीबी दिया है 3 सेंटीमीटर। अब तुम बताओ, अगर ये सर्कल है तो बी पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट कहलाएगा इस सर्कल के लिए। तो एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी हम टू टेंजेंट ड्रॉ करते हैं सर्कल में, वो दोनों टेंजेंट की लेंथ क्या होती है? सेम होती है। ये आपने सर्कल चैप्टर में पढ़ा होगा। यानी अगर बीपी 3 सेंटीमीटर है तो आपका बीक्यू भी कितना हो जाएगा? दैट इज 3 सेंटीमीटर, राइट? तो ये हो गया फर्स्ट, BQ मिल गया हमको। अब मुझे क्या चाहिए? QC चाहिए। अच्छा, QC कैसे निकालेंगे? QC के लिए पहले मुझे RC निकालना पड़ेगा, राइट? तो अब पहले यहां पर देखो, ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है, ठीक है? ए भी एक एक्सटर्नल पॉइंट है और एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट जाते हैं उनकी लेंथ क्या रहती है? सेम। तो देखो, अगर AP 4 सेंटीमीटर है तो क्या मैं यहां से ये बोल सकता हूं कि जो मेरा AR होगा, ये यहां से यहां तक ये जो मेरा एआर होगा ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, राइट? तो मेरा जो एआर होगा वो भी कितना होगा? 4 सेंटीमीटर होगा। अब तुम बताओ, अगर ये ए सी टोटल 11 है और ए आर 4 सेंटीमीटर है तो क्या मुझे आरसी मिल गया? तो बताओ आरसी कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर, राइट? आरसी मुझे मिल गया 7 सेंटीमीटर। अब तुम बताओ, अगर आरसी 7 सेंटीमीटर है तो क्या क्यूसी भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा? राइट, बिकॉज आरसी मस्ट बी इक्वल टू क्यूसी, अगेन सी इज एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है? तो अब यहां से मुझे बीसी मिल गया, मुझे बीसी कैलकुलेट करने बोला था। तो बताओ बीसी कितना हो जाएगा? 7 + 3 विच इज यहां से यहां तक का 10 सेंटीमीटर, ठीक है? तो आपका बीसी आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। दिस इज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है तो इसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करना। 1 मार्क क्वेश्चन के लिए आपको कोई बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चन नहीं देगा ये, ठीक है? तो बीसी आ गया हमारा 10 सेंटीमीटर। चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है, इन गिवन ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर। मुझे दिया है कि एबीसी ट्रायंगल सिमिलर है पीक्यूआर के। इफ AB अपॉन PQ इज 1/3, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR क्या होगा? तो ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। हमने ये थ्योरम पढ़ा हुआ है क्लास 10 के सर्कल चैप्टर में कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशियो उनके साइड के रेशियो का स्क्वायर होता है, राइट? यानी कि अगर आपका ए बी सी ट्रायंगल पी क्यू आर के सिमिलर है तो उनका जो एरिया का रेशियो है वो उनके साइड के रेशियो का स्क्वायर होता है। अगर आपको ये नहीं मालूम है तो पहले आप सर्कल में जाके ये थ्योरम को रिवीजन कर लो। तो दिस इज अ 1 लाइन क्वेश्चन। तो अब बताओ ये रेशियो क्या हो जाएगा? तो हमको ए बी बाय पी क्यू का रेशियो दिया हुआ था कि ए बी बाय पी क्यू कितना है? 1/3। तो इनका एरिया का रेशियो कितना हो जाएगा? डेट इज ए बी बाय पी क्यू का रेशियो का होल स्क्वायर, डेट इज 1/3 का स्क्वायर। तो बताओ ये कितना हो जाएगा? 1/3 का स्क्वायर, डेट इज 1/9। तो और आंसर इज 1/9, सॉरी, ठीक है? तो ये हमारा आंसर आ गया, दैट इज 1/9। तो 12 का आंसर होगा आपका
1/9। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 में मूव करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, इफ ABC is an equilateral triangle of side 2A, then length of one of its altitude is। तो अगेन सिंपल क्वेश्चन। अब देखते हैं, अगर आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है जिसकी साइड हमको दिया हुआ था, राइट, कितना दिया है हमको, साइड 2A दिया है, तो ये 2A हो गया, ये 2A हो गया और ये 2A हो गया, तीनों साइड से इक्वल होती है। अब वन ऑफ इट्स अल्टीट्यूड, उसका अल्टीट्यूड का लेंथ पूछ रहा है हमसे, ठीक है, तो अल्टीट्यूड का उसका लेंथ कितना हो जाएगा, तो आप देख लो। अगर मैं ये इसका अल्टीट्यूड बना दूं, वैसे तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, तो मैं पहले आपको यहाँ से बता देता हूँ, तो फिर आप डायरेक्ट भी एग्जाम में उसको यूज कर सकते हो। जैसे आपने एरिया का फॉर्मूला हमेशा आपको याद रहता होगा, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, वैसे अल्टीट्यूड का भी आप डायरेक्ट फॉर्मूला बोल सकते हो। अब कैसे बोलेंगे, पहले तो ये देखो, अगर ये इसका अल्टीट्यूड है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो अल्टीट्यूड है वो उसके बेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा a, राइट। तो आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हो, अगर ये इसका अल्टीट्यूड है, इसको मैं इसका हाइट h मान लेता हूं, तो हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, ऑफ कोर्स लगा सकते हैं। तो चलो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। तो पाइथागोरस थ्योरम बोलता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कि 2a का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू उसका बेस का स्क्वायर दैट इज a का स्क्वायर प्लस उसका हाइट का स्क्वायर दैट इज h का स्क्वायर। तो यहां से हम हाइट निकालेंगे, 2a का स्क्वायर हो जाएगा 4a स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो यहां से निकलेगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर, तो दैट इज 3a स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर। तो h आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3a स्क्वायर। अब a स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, तो h आ जाएगा a√3। तो दिस मस्ट बी योर आंसर। तो आपका h आ गया a√3। होपफुली आपको समझ में आया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अभी आपको ऐसा लग रहा है विद इन अ मिनट आप इसको आराम से बना लोगे। तो इसका आंसर आया आपका a√3। ठीक है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, राइट, 13 हो गया, 13 का आंसर आएगा a√3। ठीक है। नाउ आप भी सॉल्व करके देख सकते हो। मैंने हमेशा जैसे पहले भी बोला है कि आप मेरे से पहले से सॉल्व करके रखे रहो, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या दिया है, cos 80 अपॉन sin 10 प्लस cos 59 इंटू cosec 31। अब ये ट्रिग्नोमेट्री के सेकेंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, सेकेंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, सेकेंड या थर्ड। अब देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, फटाफट आप बना सकते हो। ये cos 80 अपॉन sin 10, तो उसको मैं सॉल्व कर देता हूं आपके लिए। ये दिया हुआ है cos 80 अपॉन sin 10 प्लस cos 59 इंटू cosec 31। ठीक, चलो फटाक से इसको हम सॉल्व करेंगे। नाउ सबसे पहले देखो यहां दिया हुआ है cos 80 अपॉन sin 10, तो हमने आप फॉर्मूला पढ़ा हुआ है आपने ट्रिग्नोमेट्री में कि cos 90 माइनस थीटा इज नथिंग बट साइन थीटा, राइट। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है। तो मैं cos 80 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, cos 80 इज नथिंग बट साइन, या ऐसा लिख सकते हैं इसको, cos 80 को अगर मैं रीअरेंज करके लिखूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, इट इज नथिंग बट cos 90 माइनस 10, क्योंकि अगर मैं 90 माइनस 10 करूं या मैं 80 लिखूं, बात एक ही है, राइट। 80 लिखो या 80 को 90 माइनस 10 कर दो, बात एक ही है। तो मैं cos 80 को cos 90 माइनस 10 लिख दे रहा हूं अपॉन sin 10 प्लस अगेन इसको लिख देते हैं cos 59। अब ये cosec है ना, हमको मालूम है कि cosec क्या होता है, cosec इज नथिंग बट 1/sin, आपने ये पढ़ा होगा, राइट। तो cosec 31 को मैं काम करता हूं, यहां लिख देता हूं, इट इज 1 अपॉन sin 31। ठीक है ना। अब तुम बताओ cos 90 माइनस थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा इज नथिंग बट sin थीटा, तो cos 90 माइनस 10 को मैं लिख सकता हूं, इट इज sin 10, राइट, अपॉन sin 10। ये पढ़ा होगा आपने, पूरी एक्सरसाइज बनाई है इस पे, तो मेरे को ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोग को। अगेन देखो सेम चीज यहाँ लिखा है cos 59, तो cos 59 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इट इज नथिंग बट cos 90 माइनस 31। अगर आप cos 90 माइनस 31 करोगे तो देख लेना 59 ही आएगा, राइट। 90 माइनस 31 इज 59 का होल अपॉन sin 31। अच्छा बताओ,
ये sin 10 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 1, अगेन प्लस cos 90 माइनस 31 को मैं sin 31 लिख सकता हूँ, sin 31 अपॉन sin 31, तो अगेन ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1। तो अब बताओ क्या बचेगा, 1 प्लस 1 दैट इज मस्ट बी इक्वल टू 2। तो हमारा आंसर कितना आया उसका 2। अगेन मैं ये एक्सप्लेन करते हुए बना रहा हूँ क्योंकि ये स्टैंडर्ड मैथ से मुझे लगता है आप 85 परसेंटाइल प्लस वाले होंगे, इसलिए आपने स्टैंडर्ड लिया होगा। तो ये सारे क्वेश्चंस आप विद इन अ मिनट आराम से बना लेंगे एग्जाम में, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 2। तो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 14 का आंसर आया है हमारा 2, ठीक है। नाउ 15th क्वेश्चन देखते हैं। 15th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नाउ द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो अगेन 1 मार्क क्वेश्चन है, इसको बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई करते मत रह जाना, दिमाग लगाना कि हमने कुछ आइडेंटिटी भी पढ़ा था, राइट। तो अगर आप ध्यान से इस क्वेश्चन को देख रहे होंगे तो ये सीधा सीधा एक आइडेंटिटी है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये आपने एक आइडेंटिटी पढ़ा हुआ है विच इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, राइट। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं, ठीक है। तो मैं इसको लिखता हूं, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस अगेन 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के लिए के जगह हम सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, राइट। अगेन 1 अपॉन सेक, 1 अप सेक जो होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, या आप ये बोल सकते हो कि कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, राइट, ये भी आपने पढ़ा होगा। तो 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा को मैं कॉस स्क्वायर थीटा भी बोल सकता हूँ, राइट, क्योंकि 1 अपॉन सेक क्या होता है, कॉस होता है, 1 अपॉन सेक कॉस होता है, तो 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अगेन ये एक आइडेंटिटी बन गया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये इसका आंसर हमारा कितना आ जाएगा 1, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा ये पूरा का पूरा कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बिकम्स 1। तो 15 का आंसर आया है हमारा 1, ठीक। 15 में एक और पार्ट भी है, तो हम उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखो 15 के और पार्ट में आपको क्या बोला हुआ है, द वैल्यू ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अगेन द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। अब देखो क्वेश्चन बहुत ही इजी है, सिर्फ आइडेंटिटी आपको ये क्वेश्चन में बनाने से पहले याद रहनी चाहिए, नथिंग मोर देन दैट। अगेन देखो यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है बेटा, तो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ इट इज नथिंग बट सेक स्क्वायर थीटा, राइट। 1 प्लस अभी मैंने जस्ट आइडेंटिटी बताया था, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। और ध्यान से देखो यहाँ पर एक आइडेंटिटी दिख रही है आपको, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, राइट। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज आइडेंटिटी ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, इट इज नथिंग बट 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या 1 स्क्वायर को मैं ज्यादा अच्छे से बोलूं तो इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब देखो इसको मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, अगेन इसको मैं लिख रहा हूँ सेक स्क्वायर थीटा। अच्छा सेक को कॉस में कन्वर्ट कर दें, एक स्टेप बच जाएगा। तो एक काम करता हूँ मैं, इस सेक स्क्वायर थीटा है ना, सेक स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बोल सकते हैं, क्योंकि सेक और कॉस एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, राइट। नाउ इनटू, अच्छा बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये भी एक आइडेंटिटी है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सो 1 माइनस साइन स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर। तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, राइट। तो कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आएगा 1। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका 1, और इसका भी आंसर हमारा क्या आ रहा था 1, ठीक है। तो ये याद रखना, बोथ आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 बनाएंगे। चलो नाउ 16 to 20 आर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क, ठीक है। तो 1 मार्क के क्वेश्चंस है। नाउ चलो 16 क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द वर्टिकल रॉड एंड द लेंथ ऑफ इट्स शेडो इज 1:16। अगेन मैं पहले एक ट्राइंगल बना लेता हूं, क्योंकि ये एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन यानी ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। तो हम सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं, तुरंत बनेगा ये भी क्वेश्चन आपका, ठीक है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। नाउ क्या बोला है, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ, रेशियो दिया है मुझे, अगर ये ए बी सी है तो रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द वर्टिकल रॉड, लेंथ ऑफ द, ये मान के चलो अगर मैं इसको वर्टिकल रॉड बोल देता हूं तो इसका रेशियो दिया है मुझे 1 के, क्योंकि 1:3 है ना, तो मैं 1 के अज्यूम कर लिया। एंड द लेंथ ऑफ इट्स शेडो, तो अगर ये रॉड है तो उसकी शेडो BC है, तो ये दिया है √3 के,
इसका रेशियो दिया है, इसका मतलब मैं ऐसा भी लिख सकता था डायरेक्ट ए बी अपॉन बी सी दिया हुआ है, डेट इज 1:√2, 1/√3, सॉरी। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन एट द मोमेंट। तो देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, अगर ये टावर है और ये उसकी शेडो है तो यहां कहीं पर सन होगा राइट। अगर ये वर्टिकल टावर है और ये उसकी शेडो है तो ऑफ कोर्स यहां पर कहीं सन होगा, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाएगा, यही वाला एंगल हो जाएगा राइट। दिस इज द एंगल ऑफ एलिवेशन, लेट इट बी थीटा। तो हमको एंगल ऑफ एलिवेशन यानी ये थीटा निकालने बोल रहा है। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है, देखो चेक करो। मैं यहां से फिलहाल के हटा दे रहा हूं, आपको कंफ्यूज करेगा के, तो मैं इसको भी अभी फिलहाल रब कर दे रहा हूं। अब तुरंत आप बताओ, अगर ये एंगल थीटा है तो ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा रेशियो है। अगर ये थीटा है तो ये थीटा की ये वाला आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका बेस हो गया और ये आपका हाइपोटेनियस हो गया। तो बताओ कौन सा रेशियो है जो हमको परपेंडिकुलर अपॉन बेस बताता है, डेट इज अ 10। तो मैं क्या लिख सकता हूं, tan थीटा is nothing but opposite upon base या perpend upon base which is AB by BC। तो मैं बोल सकता हूं tan थीटा must be equal to AB है हमारा 1 और BC है हमारा √3 राइट। अब बताओ हमको थीटा निकालना है राइट, तो थीटा निकालना है ना, तो मैं एक काम करता हूं, ये 1/√3 को भी 10 के फॉर्म में लिख सकता हूं, लिख सकते हैं अपन। जैसे मैं 1/√3, तो 10 कितना 1/√3 होता है, तो 10 30 1/√3 होता है राइट। तो मैं 1/√3 की जगह लिख देता हूं 10 30 डिग्री, लिख सकते हैं अपन। नाउ बाय कंपेयरिंग बोथ द साइड, थीटा कितना आ जाएगा मेरा 30 डिग्री। तो आवर आंसर इज 30 डिग्री। तो 16 का आंसर आ गया हमारा 30 डिग्री। ठीक है, अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, थीटा निकालना था जस्ट आपको यूज करना है कंसेप्ट। अगेन ये भी विद इन अ मिनट आपका बन जाएगा। Now, question number 17. Two cones have their heights in the ratio 1:3 and the radius in the ratio 3:1. What is the ratio of their volume? अक्सर स्टूडेंट्स की ना आदत बन जाती है क्लास 9 के बाद डायग्राम बनाने की, बहुत ज्यादा। तो देखो 1 मार्क का क्वेश्चन है, आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आपका कंसेप्ट एकदम साउंड है तो आपको बिल्कुल भी इसमें डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, विद इन अ मिनट ये क्वेश्चन बनेगा। अब देखो बोला है टू कोन्स बोला है जिसके हाइट्स के रेशियो दिए हुए हैं। तो मैं एक काम करता हूं, मैं ऐसा एज्यूम कर लेता हूं कि अगर मेरा टू कोन है तो फर्स्ट h1 की हाइट है मेरी x 1x या x जो भी एज्यूम कर लो, और h2 की हाइट है मेरी 3x। सेकेंड की जो कोन है उसकी हाइट है 3x, और रेडियस इन द रेशियो दिया है 3:1। तो अगेन मैं r1 को ले लेता हूँ 3। अब क्योंकि रेडियस का रेशियो अलग है तो मुझे अलग वेरिएबल लेना पड़ेगा, तो इसको मैं 3y ले लेता हूँ और r2 को मैं ले लेता हूँ 1y। ठीक है, तो h1 r1 मालूम है, h2 r2 मालूम है। क्या बोला है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। बच्चों वाला क्वेश्चन है, ठीक है, 9th में भी आपने एक चीज किया है। दोनों के कोन का रेशियो हमको निकालना है, फर्स्ट और सेकंड। तो बताओ वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कोन एक, तो आपको रेशियो निकालना है, तो वॉल्यूम फर्स्ट का बाय वॉल्यूम सेकंड का, दोनों का रेशियो निकालो। तो अब सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ कोन, दैट इज 1/3 ऑफ पाई r1 स्क्वायर h1 का होल अपॉन पाई r इज 1/3 ऑफ पाई r स्क्वायर h। सिलेंडर का वॉल्यूम का 1/3 होता है कोन का वॉल्यूम, ये आपने फॉर्मूले पढ़े होंगे। अगेन 1/3 ऑफ पाई r2 स्क्वायर h2। ठीक, अब आपको रेशियो निकालना है, चेक करो, ये 1/3 ये 1/3 कैंसिल हो जाएगा, ये पाई कैंसिल हो जाएगा। तो बताओ क्या है, r1 का स्क्वायर यानी कि 3y का स्क्वायर इंटू h1 विच इज 1x का होल अपॉन r2 का स्क्वायर विच इज 1y का स्क्वायर इंटू h2 विच इज 3x। ठीक है, अगेन बेटा मैं बहुत धीरे धीरे एक्सप्लेन करके बता रहा हूं, नहीं तो ये क्वेश्चन फास्ट बन जाएगा आपका। 3 3 is 9y स्क्वायर इंटू 9y स्क्वायर x लिख देता हूं क्योंकि 1 है, और ये बन जाएगा आपका 3y स्क्वायर x, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो x y स्क्वायर कैंसिल, तो हमारा रेशियो आ गया 9:3। और अगर मैं इसको कैंसिल करूं तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो हमारा रेशियो आ रहा है 3:1। तो हमारा आंसर हो गया इसका 3:1। ठीक, तो दिस इज आवर आंसर 3:1, या आप ऐसा भी लिख सकते हो 3:1। So this is your 17th question, right? Now move on to the 18th question fast. 18th question दिया हुआ है, a letter of English alphabet is chosen at random. अच्छा,
What is the probability that a chosen letter is a consonant? Now this type of क्वेश्चन ना अक्सर एक्सपेक्टेड रहता है, इसमें बच्चों का बेसिक भी टेस्ट हो जाता है। अब सबसे पहले आप ये देखो कि इंग्लिश के अल्फाबेट्स टोटल कितने होते हैं। तो टोटल अल्फाबेट्स कितने होते हैं? 26 होते हैं। ठीक है, तो उसमें वॉवेल्स कितने होते हैं? तो वॉवेल्स होते हैं आपके ए, ई, आई, ओ, यू, यानी 1 2 3 4 5 वॉवेल्स होते हैं। ठीक है, ए, ई, आई, ओ, यू, ये आपके वॉवेल्स हो गए। तो अब बताओ, अगर 26 टोटल अल्फाबेट्स हैं और 5 वॉवेल्स हैं, तो आपके कॉन्सोनेंट कितने हो गए? कॉन्सोनेंट किसको बोलते हैं? एक्सेप्ट वॉवेल्स को छोड़ दें तो जितने भी आपके बचेंगे अल्फाबेट्स वो कॉन्सोनेंट कहलाएंगे। तो आपके कॉन्सोनेंट कितने हो गए? तो 26 में से 5 को माइनस कर दो, तो ये कितना आ जाएगा आपका? 21। तो कॉन्सोनेंट कितने हैं? 21। तो प्रोबेबिलिटी निकालते कैसे हैं आप? प्रोबेबिलिटी होता क्या है? व्हाट इज अ प्रोबेबिलिटी? इट इज अ इवेंट आउटकम, इवेंट का आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, इवेंट का आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो बताओ, इवेंट का आउटकम यानी कि कॉन्सोनेंट। आपको एक बार मैं फिर क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूं। क्वेश्चन पूछा था, अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज चूजन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन लेटर इज अ कॉन्सोनेंट? यानी कि कॉन्सोनेंट होना चाहिए वो चूजन लेटर, अगर मैं इंग्लिश के अल्फाबेट्स में से कोई भी अल्फाबेट्स उठा रहा हूं। तो बहुत ही सिंपल है, इवेंट का आउटकम यानी कॉन्सोनेंट कितने कितने कॉन्सोनेंट है? 21। तो इवेंट का आउटकम हो गया 21 अपॉन टोटल आउटकम यानी कि टोटल अल्फाबेट्स कितने हैं? 26। तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगा 21 अपॉन 26। तो इसका आंसर आ जाएगा 21 बाय 26। तो 18 का आंसर आ रहा है हमारा 21 अपॉन 26। होपफुली आपने भी इसको सॉल्व किया होगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 19 में आ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 19 आ जाओ, क्या लिखा है? अ डाई इज थ्रोन वंस, एक डाई फेंक रहे हैं हम। अ डाई का मतलब एक डाइज है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर लेस देन 3? अगेन कितना सिंपल क्वेश्चन है, एक डाइज है, उसमें कितने नंबर होते हैं? 1 2 3 4 5 6। अब देखो क्वेश्चन बहुत इजी है, अगर आपका कंसेप्ट साउंड होगा ना तो आपको ये स्टैंडर्ड लेवल फील ही नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर आपका कंसेप्ट एकदम साउंड है तो फटाफट बना लोगे। नाउ डाई में इतने नंबर होते हैं, तो बताओ लेस देन 3 नंबर कितने हैं? लेस देन 3 बेटा, तो उसमें 3 इंक्लूड नहीं करना है, 3 से छोटे। तो 3 से छोटे 2 नंबर होते हैं। तो इवेंट का आउटकम कितना हो गया हमारा? 1 2, 2 नंबर 3 से छोटे होते हैं, तो इवेंट का आउटकम हो गया 2। टोटल आउटकम कितना हो जाएगा? टोटल कितने नंबर होते हैं? 6। तो व्हाट इज अ प्रोबेबिलिटी देन? ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 3 कितना हो जाएगा? इवेंट का आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, दिस इज 2/6 विच इज नथिंग बट 1/3। तो प्रोबेबिलिटी कितना हो गया आपका? इट इज 1/3। तो प्रोबेबिलिटी आ गया आपका 1/3। क्लियर है? ठीक है, नाउ इसी का एक और वाला बीट भी देख लेते हैं, क्या दिया है? इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ गेम इज 0.01, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग इट? ये तो और इजी है। अगर आपको विनिंग अ गेम की प्रोबेबिलिटी दी है और लूजिंग की पूछी है तो बहुत ही सिंपल है, अगर इतने बार जीतेगा तो कितने बार हारेगा? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग क्या हो जाएगा? जस्ट 1 से माइनस कर दो। बेटा देखो 100% प्रोबेबिलिटी होगी ना, तो उस 100% प्रोबेबिलिटी को हम 1 से डिनोट करते हैं। तो अगर 100% प्रोबेबिलिटी 1 है, उसमें से अगर वो 0.07 टाइम्स जीता है तो कितने बार हारेगा? जस्ट उसको 1 से माइनस कर दो, 1 माइनस 0.07। तो अब 1 माइनस 0.07 करोगे तो कितना आएगा? तो 1.00 माइनस 0.07, राइट? तो कितना आ जाएगा? 0.03, राइट? ओ सॉरी, माइनस कर लो इसको। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 10 9 10 3 9 0.93। ठीक है, तो अगर वो 0.0 सॉरी हाँ, अगर वो 0.07 टाइम्स अगर वो जीत रहा है तो वो कितने बार हारेगा? 0.93 टाइम्स वो हारेगा। ठीक है, लूज करेगा। तो आंसर इज 0.93। 1 से माइनस कर दोगे तो उसकी लूजिंग क्या आ जाएगी? नाउ लास्ट 20 क्वेश्चन है हमारा। इफ द मीन ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज 15, फाइंड द n। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां पर आपको थोड़ी सी चीजें समझनी पड़ेगी। इफ द मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज 15, अब n नेचुरल नंबर बोला है, अब वो कितने नेचुरल नंबर है हमको नहीं मालूम है। ठीक है, तो पहले तो ये समझो कि हम मीन का फॉर्मूला क्या होता है। मीन को x बार से डिनोट किया जाता है और मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल टर्म
डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म। सम ऑफ ऑल टर्म डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म। अब पहले ये बताओ सम ऑफ ऑल टर्म निकालोगे कैसे? आपको मीन दिया है यानी x बार इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, समीशन ऑफ x सम ऑफ ऑल टर्म डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म विच इज n। ठीक, अब हमको n निकालना है, अगर हमको मीन दिया है तो अब n कैसे निकलेगा? तो दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो अब देखो, अगर मुझे सम ऑफ एन टर्म निकालना है ना बेटा, तो ये इसका एक फॉर्मूला होता है, डोंट नो आपको टीचर्स ने आपके बताया होगा कि नहीं। सम ऑफ एन टर्म, सम ऑफ एन टर्म का एक फॉर्मूला होता है जिसका फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय टू। अगर आपको कोई भी n टर्म का सम निकालना है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, ठीक है, इसका आपको सम निकालना है, ठीक है, तो 10 नंबर्स का सम निकालना है, तो 10 इंटू टेन प्लस वन डिवाइडेड बाय टू करोगे तो वो 10 नंबर्स का आपका सम निकल जाएगा। यानी एक तरीके का फॉर्मूला है, किसी भी नंबर का अगर कंटिन्यूअस नंबर है और उसका सम निकालना है तो फॉर्मूला इज n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय टू, ठीक है, और नंबर ऑफ टर्म कितना है आपका n। तो यानी कि समेशन ऑफ x का फॉर्मूला है मेरे पास n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय टू। तो चलो मैं इसको अच्छे से बता देता हूं आपको सॉल्व करके। तो अब देखो, x बार मीन का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ x अपॉन यानी सम ऑफ ऑल टर्म डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म, सम ऑफ ऑल टर्म डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म, राइट। तो मीन हमको दिया हुआ था, राइट। तो अब पहले ये बताओ मीन कितना दिया था? मीन हमको दिया हुआ है 15, तो मीन को मैं लिख लेता हूं यहां पर 15 इज इक्वल टू समेशन ऑफ x। समेशन ऑफ x मैं अभी बताया, अगर सम ऑफ n टर्म निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या है? n इंटू एन प्लस वन बाय टू, तो n इंटू एन प्लस वन बाय टू, राइट। नाउ ये तो समेशन ऑफ x की जगह मैंने ये लिखा, ये वाला n बचा है तो क्या होल अपॉन n, राइट। तो ये क्या हो जाएगा बताओ? 15 मस्ट बी इक्वल टू n इंटू एन प्लस वन का होल डिवाइडेड बाय 2n। तो दिस n एंड दिस n विल गेट कैंसिल आउट, ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 15 इंटू टू मस्ट बी इक्वल टू n प्लस वन, तो डेट इज 30 मस्ट बी इक्वल टू n प्लस वन। तो हमारा यहाँ पर n आ जाएगा, n इज इक्वल टू 30 माइनस वन, तो n इज इक्वल टू 29। तो आंसर इज 29। नाउ दिस इज वन ऑफ द कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो स्टैंडर्ड मैथ्स के पेपर में एक्सपेक्टेड है। ये बेसिक में एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन हाँ स्टैंडर्ड में एक्सपेक्टेड है। और इस टाइप के क्वेश्चन इंटेंशनली डाले जाते हैं ताकि अगर बच्चों का छूटे, अगर उन्होंने नहीं पढ़ा है कहीं से बाहर की कोई बुक से। इसलिए मैं बोलता हूँ स्टैंडर्ड मैथ्स का अगर आपको पेपर सॉल्व करना है बेटा, यू हैव टू मिनिमम सॉल्व 3 बुक्स, कम से कम 3 बुक आपको सॉल्व करनी ही पड़ेगी, ठीक है। आप एनसीईआरटी प्रिफर कर सकते हैं, उसके बाद आप ओसवाल प्रिफर कर सकते हैं, रिलायबल प्रिफर कर सकते हैं और आर डी शर्मा, कम से कम ये सारी बुक्स आपको एक बार सॉल्व करके देखनी पड़ेगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा, ये पार्ट 2 है, इसका अब नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा पार्ट 3। हमने अभी 20 क्वेश्चन तक किया है, राइट। फिलहाल इसका आंसर मैं लिख देता हूं, इसका आंसर है 29। हमने 20th क्वेश्चन तक किया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके आगे की वीडियो, इसके आगे के क्वेश्चंस के आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय बेटा।